हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हमारे प्रयास यानी कि हमारे बैच की 3rd क्लास है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम रोटेशन में ये क्लासेस करेंगे। वीक 1 इज़ फॉर जेनेटिक्स, वीक 2 फॉर प्लांट ब्रीडिंग, वीक 3 फॉर क्रॉप फिजियोलॉजी। लाइक दैट वी विल बी मूविंग इन आवर क्लासेस। गाइस, ये प्रयास एक ऐसी कोशिश है जहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सही ढंग से और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लिए लेकर आऊँ। इसीलिए जो भी प्लांट साइंसेस के मॉड्यूल में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो यहाँ पर हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। What about the doubt classes? So doubt classes will be held on Saturday. Saturday हम लोग कनेक्ट होंगे, जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे एंड इसी तरह हमारा ये कारवां चलता रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन जो है सेल के बारे में, यानी कि जिससे हमारी लाइफ बनती है, जिससे हम सब बनते हैं ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। तो चलिए आज इस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को कितनी कॉम्प्लेक्स है ये समझने की कोशिश हम करते हैं। अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज एंड ऑफ कोर्स द करंट अफेयर्स। साथ ही साथ अब अपने टीचर से भी आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर इन द टीचर्स सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कारवां विद डाउनलोडिंग द ऐप। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो लिंक जो है इस एप्लीकेशन का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। एंड अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टू डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुँचे सबसे पहले। बी द फर्स्ट वन टू वॉच देम। चलिए, तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की तो सेल सबसे पहली चीज़ जो है हमारे दिमाग में आती है ना। DNA, जीन्स और वो सब कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में होता है। तो आइए आज हम कोशिश करेंगे सेल को समझने की। सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि ज़िंदगी की इकाई, राइट। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सब जो है इस पर आधारित हैं। किस पर? सेल पर आधारित है। लाइफ जो है, जीवन जो है, एक सेल से ही शुरू होता है। हम सबका जीवन भी एक सेल से शुरू होता है। हम इतने ही बड़े नहीं पैदा हुए थे, हम भी कभी 1 सेल ऑर्गेनिज्म थे, राइट? बिल्कुल राइट। तो जब मदर का एग फादर के स्पर्म से मिलता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक 1 सेल स्ट्रक्चर है जो आगे मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होते होते मिलियंस ऑफ सेल बनाता है, जिससे बेबी बनता है और फिर बेबी डिलीवर हो जाता है। तो हम सबकी लाइफ जहाँ से शुरू होती है, सेल से। उस सेल में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, उनके क्या कुछ फंक्शंस होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं सेल को। लेकिन सेल को हमसे पहले, यानी कि सबसे पहले किसने देखा था? हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? तो सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था, यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लीवन हुक का नाम भी आ रहा होगा, उनके ऊपर भी हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 पर, यानी कि काफ़ी रिसेंट ही है। उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हम लोग किस चीज़ के बने हुए हैं, राइट। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कॉर्क कैम्बियम में देखा। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा, नई माइक्रोस्कोप हाथ लगी थी, जैसे बच्चे को खिलौना हाथ लग जाता है, तो इन्होंने कॉर्क कैम्बियम भी उठा लिया। चलो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है।
and he saw some hexagonal compartments, है ना। उन्होंने देखा कि जब हम कोर कैम्बियम को इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। क्योंकि ये एक बंद कमरे जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि जेल के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको भी सेल कहा जाता है। क्योंकि ये एक छोटा बंद कंपार्टमेंट है तो इसको उन्होंने नाम दे दिया ये सेल है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि सेल इतना आसान एक बंद कमरे जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, सेल से अलग कर सकते हैं, तो हम सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? बेसिक यूनिट तो वो होती है जो टूट ना सके, है ना, जिसको खंडित ना किया जा सके। सेल को तो किया जा सकता है, तो हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे छोटी ऑर्गेनेलीज जो भी सेल में प्रेजेंट होती हैं, दे डू नॉट शो लाइफ, वो लाइफ शो नहीं करती। क्या अगर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल कर यहाँ बाहर रख दूँ, क्या वो अपने आप रेप्लिकेट हो सकती है? नो। क्या मैं एक क्लोरोप्लास्ट छोड़िए या कोई और इजी सा न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में तो हमारे जीवन का सार है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। इसमें पूरा डीएनए स्टोर है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है, बट स्टिल इट इज़ नॉट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जब मैं न्यूक्लियस को सेल से निकाल कर अलग रख देती हूँ, अ न्यूक्लियस कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट डज नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट शो लाइफ, ये लाइफ शो नहीं करता। ये भगवान का करिश्मा ही है जो एक सेल में लाइफ आती है, जो वो अपने आप रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, होता है ना, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले तो कोई टेस्टी चीज़ बन जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनेलीज इसमें पैक्ड है एंड थोड़ा सा भगवान का मैजिक है जो इसको लाइफ देता है, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो ये सेल थ्योरी क्या कहती है एंड ये सेल थ्योरी दी किसने थी? अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सो द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केडिन एंड स्केविन। ठीक है, स्केडिन एंड स्केविन ने जो है पहली बार सेल थ्योरी दी थी। आज के दिन अगर आप इस सेल थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये भी कोई बताने वाली बात थी, ये तो सबको पता है। लेकिन जिस टाइम पर उन्होंने डिस्कवरी की तब ये सबको नहीं पता थी। जैसे कि आज हमारे लिए बहुत कॉमन है ये कहना कि धरती गोल है, लेकिन कुछ साल पहले ये इतना कॉमन फैक्ट नहीं था, राइट? तो सेल थ्योरी में एक एडिशन किया गया था रुडोल्फ विर्को के द्वारा, इसलिए सेल थ्योरी में जब आप कभी कभी सर्च करेंगे तो ये नाम भी आपको मिलेगा, रुडोल्फ विर्को। सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट में से जो थर्ड पॉइंट है वो रुडोल्फ विर्को ने ऐड किया है, बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो स्केविन एंड स्केडिन ने दिए हैं। व्हाट आर दीज 3 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट क्या हैं? फर्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है। दूसरी बात, सेल आपका क्या है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, हर लाइफ का आधार है, बेसिक यूनिट है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यानी कि नए सेल तभी बन सकते हैं जब हमारे पास शुरुआत में एक सेल हो, वो डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है। ओके, सो द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये 3 सिंपल सेंटेंसेस जो आज हमारे लिए कॉमन नॉलेज की बात है, उस टाइम पर ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि तब तक लोग सेल को ही नहीं जानते थे, हम किस चीज़ के बने हुए हैं या ये चीज़ कैसे रेप्लिकेट करती है, इन सब की हमें कोई नॉलेज उस टाइम पर नहीं थी। सो आफ्टर दिस सेल थ्योरी हम डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स इन द सेल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट, और इन पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं। स्टार्टिंग विद द न्यूक्लियस, स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस से, जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। आपके शरीर को आपका ब्रेन चलाता है, आपका दिमाग चलाता है, राइट? आपको भूख लगी है, सिग्नल आपको ब्रेन देगा, आपको पेन हो रहा है, ये सिग्नल भी आपको ब्रेन देगा।
अगर ब्रेन सिग्नल देना बंद करेगा, नो मैटर वॉट यू विल नॉट फील द पेन, है ना। आप मुझे मारते जाएंगे पंचिंग बैग की तरह, बट मुझे नहीं फील होगा, क्योंकि मेरा ब्रेन उन रिसेप्टर सेल्स से जो डाटा मिल रहा है वो कलेक्ट करके प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। द सेम एज विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और डीएनए चला रहा है पूरी सृष्टि। डीएनए की ही लड़ाई है पूरी सृष्टि में कहा जाए तो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म फाइट करता है कि उसका डीएनए सरवाइव करे। वो कहते हैं ना, हम रहे ना रहे डीएनए रहना चाहिए। सो एक्चुअली डीएनए नहीं है वहाँ पर, राइट। बट हर स्पीशी अक्सर इसी चीज़ के लिए काम कर रही है। एक्चुअली अक्सर नहीं, 100% इसी चीज़ के लिए काम कर रही है ना। किसी कपल को देखा है, इफ़ दे डू नॉट हैव अ चाइल्ड, हाउ फ्रस्ट्रेटेड दे आर। वाई? क्योंकि वो अब अपना डीएनए रेप्लिकेट करके अपने पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। सिर्फ इस बात का दुख है इन्हें, राइट। तो इस डीएनए में क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। एवरीथिंग अकर्स फ्रॉम द कमांड। हाई कमांड कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फर्क समझिएगा। रॉबर्ट हुक gave cell, रॉबर्ट ब्राउन gave nucleus। अरे हाँ, मैंने नाम लिया था एंटन लीवेनहुक का। He discovered the first live cell। उन्होंने फर्स्ट लाइव सेल को जो है डिस्कवर किया था, इसलिए कहीं कहीं आप उनका नाम भी पाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट सेल की बात आती है तो वो रॉबर्ट हुक ने ही किया है। नाउ दिस न्यूक्लियस हैज़ सम फर्दर पार्ट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस न्यूक्लियस में एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज नॉन एज व्हाट? न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि ये बहुत ही प्रीसियस चीज़ है, तो भाई इसको हम किसी चीज़ के अंदर रैप करके रखेंगे। रैप करते हैं हम इसको 2 लेयर के अंदर, ठीक है। 2 लेयर के अंदर इसको रैप किया जाता है, और इस लेयर में छोटे छोटे यहाँ पर कुछ पोर्स भी होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर, इस बॉल के अंदर, ये जो है आपका एक और कंडेंस्ड फॉर्म होता है जो डार्क कलर का आपको दिखता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसके बाहर होता है लिक्विड, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आप कुछ क्रोमेटिन्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन्स कहते हैं। ये क्रोमेटिन्स क्यों होते हैं? यानी कि जो डीएनए जो है, जो लूज हो चुका है ना, इफ़ इट इज़ गोइंग थ्रू रेप्लिकेशन और इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिव, है ना, वो फंक्शनली एक्टिव हो रहा है, तो वो अपने आप को डिवाइंड करता है, अपने आप को थोड़ा खोलता है ताकि एंजाइम्स उस पर काम कर सके। तो वो यहाँ पर क्रोमेटिन की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्रोमेटिन्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। यानी कि ये जो 2 मेम्ब्रेन है, इसके बीच की जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि ऑलमोस्ट 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। इट इज़ एन एवरेज, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो फिगर्स होती हैं वो एवरेज के हिसाब से होती हैं, राइट। इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, है ना, छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स भी होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। अब न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर जानी है या न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ आनी है, वो इन पोर्स के द्वारा ही अंदर आती है, इसलिए न्यूक्लियोपोर्स ज़रूरी है, राइट। एंड किस चीज़ की बनी हुई होती है ये वॉल? तो ये वॉल बनी होती है लाइपोप्रोटीन्स की, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। बहुत ही सिंपल 1 वर्ड टाइप यहाँ पर मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है ना।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्रोमेटिन, मैंने अभी अभी आपके लिए नाम लिया था ये क्रोमेटिन। व्हाट इज दिस क्रोमेटिन? ये क्रोमेटिन क्या होता है? तो डीएनए आपको पता ही है कि एक बहुत कंसाइज, बहुत मुश्किलों से पैक किया जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। वही फॉर्म जो बहुत ही टैंगल्ड होती है, ये बहुत ही उलझी हुई फॉर्म है। अब अगर इसको एक्सप्रेस होना है, इस डीएनए को आरएनए बनाना है या इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो इसको थोड़ा सा अनवाइंड होना पड़ता है, थोड़ा सा खुलना पड़ता है, सो दैट एंजाइम्स कैन वर्क ऑन इट। दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पार्शियली क्रम्बल्ड एंड टेंगल्ड स्ट्रक्चर है। पार्शियली क्रम्बल्ड मतलब थोड़ा सा खुल चुका है, अब उसकी पैकेजिंग पूरी टाइट नहीं है, थोड़ी लूज हो गई है, उसको क्रोमेटिन कह देते हैं। अगर पूरी टाइट पैकेजिंग है, कोई लूजनेस नहीं है, तो उसको क्रोमोसोम कह देते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज क्रोमोसोम एंड व्हाट इज क्रोमेटिन, है ना। एक बहुत टाइट पैक स्ट्रक्चर है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। कुछ लूज हो जाता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं, राइट। क्रोमेटिन जो है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 230 एंगस्ट्रॉम के आसपास देखा गया है, एंड इसमें 55% प्रोटीन एंड 40% डीएनए एंड 4 to 5% आरएनए होता है। डीएनए तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन प्रोटीन्स क्यों होते हैं? दीज प्रोटीन्स कौन से होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर नॉन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए अगर हम लीनियर फॉर्म में रखें तो वो हमारे सेल में समा नहीं सकता है, उसके लिए उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नहीं तो एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज अ हिस्टोन प्रोटीन। ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन 4 यूनिट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। दिस हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 यूनिट्स, है ना। उसके बाद इसके ऊपर आपका जो डीएनए है वो इस तरीके से 2 बार आता है और नीचे जाता है, ठीक है। 2 बार इस पर राउंड राउंड होता है। यू कैन इमेजिन अ बॉल हियर, एंड बॉल पर आप 2 बार ऐसे थ्रेड लपेटते हैं, फिर अगली बॉल लेते हैं, उस पर 2 बार थ्रेड लपेटते हैं, राइट। इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फर्दर ये न्यूक्लियोसोम्स की जो चेन्स हैं, है ना, ये न्यूक्लियोसोम्स की जो चेन्स हैं वो इस तरीके से बंडल बनाती हैं, क्योंकि इसको और हमें जो है कंसाइज करना होता है। लास्ट में क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन को और कंसाइज किया जाता है तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने क्रोमोसोम्स वाले पार्ट में, जहाँ हम क्रोमोसोम्स की पैकेजिंग देखेंगे और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। नाउ द अदर वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड्स क्या करते हैं और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। प्लास्टिड्स जो हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट खाना स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च को स्टोर किया, फैट्स को स्टोर किया या प्रोटीन्स को स्टोर किया, इनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो क्या होता है? क्रोमो कलर्ड चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना। तो जो कलर्ड पिगमेंट हैं वो स्टोर होते हैं क्रोमोप्लास्टिड्स में, जैसे कि ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल का पर्पल कलर किस में है? क्रोमोप्लास्ट्स में है। यानी कि वो पिगमेंटेड मटेरियल्स जो कलर्ड हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी एक कलर्ड पिगमेंट स्टोर होता है, लेकिन उसमें कोई भी कलर पिगमेंट स्टोर नहीं हो सकता, वो बहुत स्पेसिफिक है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है। वो सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट को अलाउ करता है, विच इज क्लोरोफिल। जो क्या है? क्लोरोफिल है। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम और ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल जिसमें स्टोर होता है, अगेन ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे न्यूक्लियस हमने देखा था, वैसे इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन का जो है लेयर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास एक स्पेशलाइज्ड शक्ति होती है जिसका वो यूज कभी भी कर सकते हो, वीटो पावर, राइट। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, सेल से अलग डीएनए,
सेल का डीएनए भी है, लेकिन इसके पास थोड़ा सा खुद का डीएनए भी है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो अपनी चला सकता है ना। मैं अपनी मर्जी की खुद मालकिन हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, ऑटोनॉमस हूँ। लेकिन इसके आगे हमने सेमी लगा दिया, मतलब हाफ मर्जी की मालिक हूँ, यानी कि कुछ डिसीजंस छोटे मोटे ये अपने आप ले सकता है क्योंकि इसके पास अपने खुद का दिमाग है, खुद का डीएनए है। लेकिन बड़े डिसीजंस के लिए इसको मम्मी पापा से परमिशन लेनी है, यानी कि न्यूक्लियस से परमिशन लेनी है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एंड इसको हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, वैसे हम क्रॉप फिजियोलॉजी में इसको भी पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा प्लांट एल्बिनिज्म से ग्रसित है, यानी कि अगर हमारे प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, वाइट कलर की लीव्स हैं, तो वो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। इट कैन नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही वही पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को रिसीव करता है और फोटोसिंथेसिस में पहला जो प्रोसेस है वो क्लोरोफिल की हेल्प से ही हो पाता है। ना होगा फोटोसिंथेसिस, ना होगा फूड प्रोडक्शन, तो बेचारा प्लांट मर जाएगा ड्यू टू स्टारवेशन, क्योंकि वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरीके का आपका जो है क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो दो मेम्ब्रेन्स जो है यहाँ पर आपकी प्रेजेंट हैं। इन दो मेम्ब्रेन के बीच स्पेस भी प्रेजेंट है, जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट स्टार्ट्स विद थैलाकॉइड। ये एक यूनिट है, इसको थैलाकॉइड कहते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए आपके पास कुछ सिक्के हैं, तो वो जो एक सिक्का है उसको आप थैलाकॉइड कहते हैं। अब सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का रख के आपने इसको पिरामिड बना दिया है। ये जो एक पिरामिड बना है इसको हम ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनम। और ऐसे ही काफ़ी सारे जो पिरामिड्स बन जाते हैं तो हम ग्रैनम की जगह एक प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ग्रैना। तो ग्रैना क्या है? ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर ग्रैना। ठीक है, ये ग्रैना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि सिटी में पाइपलाइन सिस्टम होता है। दिस पाइपलाइन सिस्टम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा लेमा। वे स्ट्रोमा, हाँ, लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला, क्योंकि ये क्या है, ये इनको जोड़ने का काम करती है। जो भी आपके ग्रैना है उनको जोड़ने का काम करती है आपकी लैमेला। उसके अलावा जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, जो खाली स्पेस है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि सूखा नहीं होता। हर चीज़ में सेल में पानी भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल में पानी भरा होता है, एक्वस सॉल्यूशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इन ग्रैना में ही जो है आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल ग्रैना में प्रेजेंट होता है तो ऑफ कोर्स फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ से आपकी सनलाइट जो है एब्जॉर्ब की जाती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन हैपेंस इन ग्रैना। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? ग्रैना में होता है। डार्क रिएक्शन, जहाँ पर लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कुछ केमिकल्स हैं, उनको हमें आगे प्रोसेस करके उनसे ग्लूकोज बनाना है, फूड बनाना है। ये जो सेकंड स्टेप होता है इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, और ये डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होता है। यानी कि दोनों ही रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बट अलग अलग स्पीसीज में होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? किचन। घर की किचन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। प्यास लगी है तो किचन जाना है, भूख लगी है तो किचन जाना है, राइट? टेस्टी टेस्टी खाना जो मम्मी बनाती है वो भी हमें किचन से मिलता है। सो इसे हम किचन भी कह देते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह देते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन है, यानी कि इसके पास भी खुद का डीएनए मौजूद है। कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे डिसीजन ये भी अपने लिए ले सकता है, राइट। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का क्या काम होता है? पावर हाउस का काम होता है सबको पावर प्रोवाइड करवाना, है ना। हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है, यानी कि एनर्जी बनाने का काम कर रहा है ना। सो इसीलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन 50-50% में मिलते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलता है 75% तक, लिपिड कंटेंट सिर्फ 25% तक मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसकी जो इनर लेयर है वो स्मूथ या स्ट्रेट नहीं होती, यानी कि जो आउटर लेयर है वो तो इस तरीके से है सीधी स्ट्रेट, जो इनर लेयर है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग्स बनाती है। ये जो फोल्डिंग्स बनाती है तो इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स के अंदर जो है मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, इसमें अपना डीएनए भी प्रेजेंट है एंड इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, राइट। 70S राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? 70S राइबोसोम्स। तो ये थ्योरी है, ये माना जाता है कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एक प्रोकैरियोट था, जिसको टाइम के साथ जो यूकैरियोटिक एडवांस्ड सेल है उसने एनगल्फ कर लिया, उसने खा लिया, और तब से ये उसके अंदर समाहित है, यानी कि उसी के अंदर रहता है ना। जैसे हमारी गंगा जी जो है हमारे शिव जी के अंदर समाहित है ना, उन्हीं से निकलती है, ऐसा माना जाता है, राइट। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक यूकैरियोटिक सेल ने खा लिया है, वो अब उसके अंदर समा गई है और अब वहीं पर फंक्शन करती है, ठीक है। तो पहले ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, ऐसा एक इवोल्यूशन की थ्योरी कहती है। इसीलिए इसमें खुद के राइबोसोम्स, खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। नाउ moving ahead with another organism and that organism nahi, organ, that is endoplasmic reticulum, ER. ER is the transportation of the cell. इधर उधर शहर में जाने के लिए रोड्स भी तो चाहिए, सेल में भी इधर उधर जाने के लिए रोड्स पाथ्स चाहिए होंगे, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1948 एंड इट इज़ जनरली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में देखने को हमें नहीं मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज? इसका जो एक छोर है, एक एंड है, वो न्यूक्लियस से अटैच होता है और दूसरा जो एंड है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है, यानी कि पूरे सेल को कवर कर रहा है। भूल भुलैया जैसा इसमें रास्ता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच्ड हियर। लेकिन यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको ये गोल गोल से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स, है ना। इनको राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच है। अब किसी चीज़ पर कोई चीज़ अटैच होगी तो उसका सरफेस जो है कैसा होगा? रफ होगा। मेरी स्किन पर बहुत सारे पिंपल होंगे तो रफ टेक्सचर होगा, उसी तरीके से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइट? तो राइबोसोम्स आपके जो है इस तरीके के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हैं, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा क्यों कहते हैं राइबोसोम्स को? क्योंकि राइबोसोम्स जहाँ होते हैं वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब एक छोटी सी चीज़ समझिए, आपका जो आरएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है।
तो आपका आरएनए जो है बेसिकली उसको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। तो ये उसी रोड मैप के द्वारा आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर आपके राइबोसोम्स अटैच है, आपका आरएनए जो है यहाँ से निकलकर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू यहाँ आ गया, ठीक है, और इस राइबोसोम के साथ अटैच हो गया। जब आपका आरएनए आपके राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है तो वो ट्रांसलेशन कर सकता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए राइबोसोम्स को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, राइट। और इसीलिए पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैटी एसिड्स बनाती है। फैटी एसिड चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये देखिए जगह जगह पर आपके राइबोसोम्स जो है चिपके हुए हैं, और जैसे ही इनको आरएनए मिलता है दे स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, और इस तरीके से ये अमाइनो एसिड की चेन बनने लगती है, ट्रांसलेशन होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। राइबोसोम्स जो है आपके दो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मिलते हैं। द प्रोकैरियोट्स के पास 70S होता है और यूकैरियोट्स के पास 80S साइज के राइबोसोम्स होते हैं। दिस S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन रेट। ये S जो है सेडिमेंटेशन रेट के लिए इसका एब्रिविएशन लिया जाता है, राइट। अब जो आपके 70S हैं उनमें भी दो यूनिट्स होती है, लार्ज यूनिट्स एंड स्मॉलर यूनिट्स, है ना। उसी तरीके से 80S में भी होती है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट। जबकि 80S हैं वो तो 60 + 40, यानी कि लार्ज यूनिट जो है 60 साइज की है, स्मॉल यूनिट जो है 40S की है। और यहाँ पर होता है 50 + 30, यानी कि लार्ज यूनिट जो है 50 साइज की है, स्मॉलर यूनिट जो है 30 साइज की है। डू नॉट प्लस देम। 50 + 30 80 होते हैं, 60 + 40 100 होते हैं, उनको प्लस करके यहाँ नहीं लिखना है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, ये क्या है, बायोलॉजी। तो इसको बायोलॉजी की तरह ही पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, राइट। तो यूकैरियोट्स में 70S होता है, 80S होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में 70S पाया जाता है। राइबोसोम्स में स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट क्या होता है, यानी कि दो सब यूनिट्स होती हैं। दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज योर लार्जर सब यूनिट। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये 60S होगी और ये 40S होगी, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट्स जब आपके आरएनए के साथ जुड़ती हैं तभी ट्रांसलेशन हो सकता है, अगर एक मिसिंग है तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये कलरफुल आपको क्या दिख रहा है, ये आपका आरएनए है। जब आरएनए के साथ आपकी लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स जुड़ती हैं, कॉम्प्लेक्स बना चुकी होती हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रांसलेशन हो सकता है, यानी कि अमाइनो एसिड की चेन बन सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम पर हमने इस ऑर्गन का नाम रख दिया है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये फूड स्टोरेज में काम आते हैं एंड दे अराइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होते हैं। देखिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत कुछ कर रही है। फर्स्ट ये दो टाइप की होती है, रफ एंड स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हमें गोल्गी अपैरेटस मिलता है। सबसे पहले हमने इसको कैट एंड ऑवल में देखा था, राइट। तो ये जो है आप देखिए न्यूक्लियस है, राइट। ये न्यूक्लियस के पास यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ब्लू कलर का आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, टाइम के साथ ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, डिटैच होकर अलग हो जाता है, और इसके ऊपर जो राइबोसोम्स चिपक रहे हैं वो भी हट जाते हैं। तो इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते और यहाँ से बिल्कुल डिटैच हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स भी इसी गोल्गी बॉडी से बनते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइड बॉम्ब्स कहा जाता है, यानी कि जो अपने आप को मार दे साथ ही साथ दूसरों को भी तहस नहस कर दे, है ना, सुसाइडल बॉम्ब्स।
क्यों इन्हें सुसाइडल बॉम्ब्स कहा जाता है? क्योंकि इनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और अगर ये बर्स्ट हो जाता है तो वो सारे एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं और जो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड सेल इज़ नो मोर अ सेल, और सेल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इसको सुसाइड बॉम्ब कहा जाता है। तो सेल की नेचुरल डेथ के लिए भी लाइसोसोम्स का यूज़ किया जाता है ना, जहाँ पर भी बेसिकली हमें सेल की डेथ करानी है। कोई सेल इन्फेक्टेड है ना, वी वांट कि वो जल्दी से मर जाए ताकि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट ना करे, इसके लिए भी लाइसोसोम्स काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। दे वर डिस्कवर्ड बाय डेव इन 1955। 1955 में डेव के द्वारा जो है ये डिस्कवर किए गए हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप इस गोल्गी एपैरेटस को देख रहे हैं और इस गोल्गी एपैरेटस से आप देख रहे हैं एनिमेशन में किस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इससे अलग हो रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिससे अलग होकर निकल रहे हैं, दीज आर लाइसोसोम्स। ये एंजाइम्स को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है फूट जाते हैं और एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल उस बर्थडे वाले बलून की तरह जो ऊपर लटका होता है। जैसे ही आपने पिन मारी सारी बॉल्स बिखर जाती हैं, उसी तरीके से सारे एंजाइम्स बिखर जाते हैं एंड दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द सेल कंटेंट, और सेल कंटेंट को ही वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर नॉन एज लाइसोसोम्स। Then two major structures, or I would say the primary structures, are plasma lemma and cell wall. सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कुछ सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लाज्मा लेमा, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन ये एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड होती है, एक बायलिपिड लेयर में अरेंज्ड होती है, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। नाउ दिस प्लाज्मा लेमा इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें 3 लेयर है, प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन की, और इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं आपको ये सेमी परमिएबल लिखा हुआ मिलता है। नो, इट्स नॉट अ सेमी परमिएबल। अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो बात अलग है, देन गो फॉर द सेमी परमिएबल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल नहीं है। सेमी का मीन्स होता है एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स को आने देती है, बाकी सबको हटा देती है। लेकिन सेलेक्टिवली का मतलब है इवन इफ द प्रोटीन द मॉलिक्यूल इज ऑफ द सेम साइज, सही सेम साइज का है, बट एक को अलाउ किया जा रहा है और एक को अलाउ नहीं किया जा रहा है, मीन्स सेलेक्टिव है ना। होते हैं कुछ लोग चूजी होते हैं, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा में भी वो पर्टिकुलर फ्लेवर मुझे चाहिए और कोई नहीं चलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, नॉट सेमी परमिएबल। लेकिन येस, अगर आपको ऑप्शन में सेलेक्टिवली गिवन नहीं है देन यू कैन गो फॉर सेमी परमिएबल, तो आप सेमी परमिएबल के लिए जा सकते हैं। दिस इज द मॉडल विच इज नॉन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और द सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से आपके लिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स अरेंज मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 लेयर है, बाय लेयर है ना, इस तरीके से। ये जो ऊपर का हेड होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग, क्योंकि सेल के बाहर भी पानी होता है और सेल के अंदर भी पानी होता है। ये सेल का अंदर का स्ट्रक्चर है, यहाँ वाटर है ना। ये सेल के बाहर का स्ट्रक्चर है, यहाँ भी वाटर है। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो है बाहर की साइड होते हैं क्योंकि वो वाटर लविंग होते हैं, और जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हेटिंग, जिसको वाटर पसंद नहीं है, जो वाटर रिपेल करती है। ये टेल अंदर की साइड है क्योंकि अंदर की साइड कोई पानी नहीं है। इन बायोलिपिड लेयर के साथ साथ इसमें कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, आपका ये ब्लू वाला है, ये प्रोटीन है जो कि पूरे
जो आपका लेयर है उसमें प्रेजेंट है ना, ऊपर से नीचे तक लेयर प्रेजेंट है। ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्रांस प्रोटीन्स। ट्रांस प्रोटीन्स, ये ट्रांस प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल अंदर लेना है और अंदर से मॉलिक्यूल कोई बाहर लेना है, तो इसके लिए ये प्रोटीन काम आने वाला है। ठीक है, ये एक गेटवे है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स आप देख रहे हैं कि बीच में ही होंगे, है ना, मतलब ऊपर सुपरफिशियली ऊपर चिपके हुए हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। दे कैन बी वर्क एज अ रिसेप्टर, वो रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं। और वो टाइम के साथ ये भी होता है कि क्योंकि वो ऊपर पेरिफेरल है, उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो भी स्ट्रांग नहीं होती, तो कई बार हट जाते हैं, लग जाते हैं, उनका ऐसा ही चलता रहता है, राइट। बीच में आप थोड़े थोड़े कोलेस्ट्रॉल के जो है मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो बीच बीच में स्पेसेस हैं उनको कवर करते हैं ताकि ये सील प्रूफ मेम्ब्रेन बन सके, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। आजकल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना। सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। अगर नहीं होता तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन येस, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी बैड बिकॉज यू कैन गेट हार्ट अटैक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि यहाँ पर सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल जो है आपका दिया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट देयर स्टडीज और रिसर्चेस, राइट। सो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बायलिपिड लेयर से बना हुआ है, ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको दूसरे सेल से अलग करने का काम करता है। Now the next structure is cell wall. Cell wall प्लांट सेल्स में ही देखने को मिलती है, या फिर आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनमें भी सेल वॉल देखने को मिलती है, बट एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। जो प्लांट्स के सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, वहीं जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रूट वॉल्स पेक्टिन्स की बनी हुई होती है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। आउटर मोस्ट लेयर है, और जो सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल की जाती है। हमारे घर में भी सबसे पहले वॉल है ना, बाहर की तरफ, जो हमारे घर को फ्रेम रखती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन के काम है, उसे सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और उसे एक फिल्म शेप देना। ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। अगर हम बात करें इस सेल मेम्ब्रेन की, तो इस सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, नॉट सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ अगेन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, इट कैन बी ऑफ मिडिल लैमेला, है ना। मिडिल लैमेला को कई लोग अलग काउंट करते हैं, और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है, it is situated closer to the inside of the cell and that is the first formed cell wall। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये लचीली होती है, इलास्टिक होती है, थिन होती है, और जैसा ये आपका ये सेल है तो यहाँ पर आपकी प्राइमरी फर्स्ट सेल वॉल बनती है, जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जो बहुत थिन है, इलास्टिक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। इसमें हेमीसेल्यूलोज कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल्यूलोज कंटेंट कम होता है। वहीं सेकेंडरी सेल वॉल इसके ऊपर डेवलप होती है, विच इज़ मोर थिक, जो ज़्यादा थिक होती है, जिसमें सेल्यूलोज कंटेंट ज़्यादा मिलता है, एंड इट प्रोवाइड्स फिल्म शेप टू द सेल, राइट। मिडिल लैमेला वो लेयर है जो दो सेल्स को सेपरेट करती है ना। हमारे और पड़ोसी की एक कॉमन दीवार है घर की, है ना, तो वही दीवार है मिडिल लैमेला, जो दो नेबरिंग सेल्स को अलग करती है, उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड इज योर मिडिल लैमेला, थर्ड इज योर सेकेंडरी सेल वॉल। तो इस तरीके का आपका जो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दीज आर योर माइक्रोफाइब्रल्स, है ना, ये माइक्रोफाइब्रल्स हैं जो आपके प्राइमरी सेल वॉल में मिलते हैं। कितने लूजली पैक्ड हैं, इसी से आपको समझ आ रहा होगा कितना लचीला और इलास्टिक होने वाला होता है। नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि बायलिपिड लेयर है, ऊपर आपकी सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी, एंड ये जो आपकी लेयर है, अब इसके ऊपर दूसरा सेल शुरू हो जाएगा, है ना। तो दो सेल के बीच जो दीवार है इसको मिडिल लैमेला कहते हैं। दिस इज नॉन एज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला में आपको कैल्शियम जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में देखने को मिलता है। ओके, सो इसी के साथ हम अपने लास्ट
ऑर्गन या लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं विच इज़ नॉन एज साइटोस्केलेटन, जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब हमारे अंदर भी तो स्केलेटन प्रेजेंट है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है एक शेप, एक स्ट्रक्चर, जो हमारे ऑर्गन्स को प्लेस में बांधे है ना। वरना तो क्या होगा, ऑर्गन्स इधर उधर घूमते जाएंगे, आप सो रहे हो सारे ऑर्गन्स इधर गिर गए, आप उधर सो रहे हो सारे ऑर्गन्स उधर गिर गए, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है और हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है, राइट। नाउ दिस साइटोस्केलेटन का काम क्या है, ऑर्गन्स अपनी जगह पर रहे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो अपनी जगह पर मेंटेन रहे, इसके लिए ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में 3 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे लंबे फाइबर्स हैं जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स सबसे छोटे साइज़ के फिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट उनके इंटरमीडिएट साइज़ के होते हैं। ये सारे फिलामेंट्स हमारे सेल में इस तरीके से फैले हुए हैं ताकि सेल ऑर्गेनेलीज उनके प्लेस से डिस्प्लेस ना हो और अपना काम ठीक से कर सकें, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये जो ट्यूबुलिन फिलामेंट्स है, ये ट्यूबुलिन फिलामेंट्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपके ट्यूबुलिन के 2 हेटेरोडाइमर्स होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और ऐसे 2 डाइमर्स जो है जुड़कर एक चेन बनाते हैं। चेन में आपके ये जो चेन है उस तरीके के 13 मॉलिक्यूल्स जो हैं या 13 चेन जो है वो मिलकर इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनाती है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 13 इस तरीके की चेन्स हैं जो अरेंज्ड हैं और एक पाइपलाइन जैसा सिस्टम बनाती हैं, जो अंदर से खाली है, ल्यूमेन है, जिसमें स्पेस है। इस तरीके का एक पाइपलाइन सा इसमें बनता है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। These microtubules are very helpful for the cytoskeleton to work properly, right? तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, है ना। Concentration formula 45 minutes. These are your other batches. If you want to enroll in any of the Adda 24/7 batch, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में enroll करना चाहें तो आप Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं MPREO का बैच या फिर आपके IBPS AFO का बैच, साथ ही साथ एक एग्रीकल्चर महापैक, यानी कि अगर मेरे को IBPS AFO का एग्ज़ाम भी देना है, मुझे MSc एग्ज़ाम भी देना है या मुझे कहीं और भी अपना लक ट्राई करना है, सो यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही जगह पर आपको जो है सारी क्लासेस का एक्सेस मिलता है। यू कैन एक्सेस दीज क्लासेस, यू कैन अटेंड दीज क्लासेस एंड साथ ही साथ आपके जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उनका एक्सेस भी आपको मिलता है एंड यू कैन प्रैक्टिस देम एज वेल। The prices are written here. Prices जो हैं आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। All the courses are available on Agriculture Adda 24/7. तो आपको करना क्या है, बस Adda 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है और इन बैचेस में एनरोल करना है। Do not forget to use the code Y448A to enroll in your batches. Goodbye and take care.